ठीक है, नाउ इट इज ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने कोलाइडल क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, ठीक है ना, राइट, और फिर उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। नाउ लास्ट बचता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। एक था ऑस्मोटिक प्रेशर, ईबीपी, डीएफपी और आरएलवीपी, ठीक है। तो मुझे बताओ ट्रू सॉल्यूशन या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन की? ट्रू सॉल्यूशन की। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा क्या मिलेंगे? एसोसिएट हो जाते हैं ना, यहाँ पे तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन में कम मिलते हैं, ज्यादा किस में मिलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ तो एसोसिएट होता है या एग्रीगेट बनाता है, मिलके बनाते हैं। तो जब मिलके बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकल का साइज पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास में, ठीक है ना, उनका साइज बहुत ही छोटा है, आपस में वो 4-4 बच्चे आपस में क्या करें, आपस में उन जुड़ गए, एग्रीगेट बना लिया, एसोसिएट हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन हैव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन। देयरफॉर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो लोअर होती है या लेसर होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस इन कोलाइडल सॉल्यूशन एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। तो याद रखना है, ठीक है। इसको यहाँ पे यही मेंशन है, ओपी, ईबीपी, डीएफपी, आरएलईपी इज लोअर देन द ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल आर लेसर इन कोलाइडल सॉल्यूशन एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। दिस ऑल राइट। नेक्स्ट है बच्चों टिंडल इफेक्ट, ठीक है, या इसको हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टिंडल इफेक्ट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, राइट। अब ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है बच्चों, ठीक है ना, तो ज्यादा हमें दिक्कत नहीं है, ये हम जानते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, दिस ऑल वी ऑलरेडी नो। क्या होता है जब स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है, किसी क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करता है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, उसका पाथ क्या होता है, विजिबल हो जाता है, ठीक है ना। और जब हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरी बीम ऑफ लाइट से देखते हैं जो कि राइट एंगल होता है टू द बीम ऑफ कन्वर्जिंग लाइट, उसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जो कोन बनता है, जो कन्वर्जिंग प्रिज्म होता है, वो जो कोन बनाता है कन्वर्जिंग लाइट का, उसको क्या बोलते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये कन्वर्जिंग प्रिज्म है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये लाइट कन्वर्ज करेगी और पार्टिकल पे फॉल करेगी, ठीक है। तो इसका जैसे इस पे फॉल करेगी तो लाइट क्या हो जाएगी, चारों डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, उसकी वजह से टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और ये आई है, आई, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम देखेंगे तो इसका जो पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आई नो बेटा, हाँ ये आपको आता होगा पहले से, आई होप, राइट। तो एक बार रीड कर लेते हैं। When strong and converging beam of light is passed through the colloidal solution, its path become visible. Taken, it is viewed by a right angle to the beam of light is called Tyndall effect, and the light making the cone is called Tyndall cone. जो light cone बना रहा है उसको क्या कहते हैं, Tyndall cone कहते हैं, राइट। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द कंडीशन बेटा, हाँ व्हाट इज द कंडीशन कि टिंडल इफेक्ट क्या हमेशा लाइट टिंडल इफेक्ट शो करेगी, या इसकी कुछ कंडीशन भी होगी कि टिंडल इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होगा? इज देयर एनी कंडीशन कि ऑलवेज ही टिंडल इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होगा? साइज, वेरी गुड। हाँ, क्या साइज आर्यन, किस चीज का साइज आर्यन? पार्टिकल साइज, बिल्कुल। क्या पार्टिकल साइज के बारे में क्या कहेंगे हम, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी शुड से अबाउट पार्टिकल साइज? जब क्या होगा, पार्टिकल का साइज, ठीक है ना, अगर मुझे बताओ पार्टिकल का साइज, जो लाइट आ रही है, ये पार्टिकल का साइज है, जो लाइट आ रही है, इसका वेवलेंथ अगर इससे छोटा होगा, स्मॉलर होगा पार्टिकल के साइज से, तो क्या स्कैटरिंग होगी, क्या इसका पाथ विजिबल होगा, विल इट विल शो टिंडल इफेक्ट? नो,
सो दिस मीन द कंडीशन शुड बी व्हाट द कंडीशन, कंडीशन क्या होना चाहिए, जो डायमीटर होना चाहिए पार्टिकल का, डिस्पर्स पार्टिकल का, दैट शुड बी नॉट स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द यूज्ड लाइट। जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग और कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या करती है, कोलाइडल पार्टिकल पड़ती है, ठीक है ना, तो उससे उसका पाथ विजिबल हो जाता है। पाथ क्यों विजिबल होता है, क्योंकि लाइट क्या करती है चारों डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, राइट। और जो कोन बनता है उसको क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं, राइट। सो बच्चों यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है। So the Tyndall effect is due to the fact that the collider particles scatter the light in all the direction in the space, जो भी space available है उसमें, ठीक है ना। Tyndall effect is observed only when, हाँ ये important है, the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the used light, उससे smaller नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एक सेकंड कंडीशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का होना चाहिए, उनमें ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो वो भी क्या होगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम शुड डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, दोनों में मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है व्हाट इज द यूज ऑफ, बच्चों व्हाट इज द यूज ऑफ टिंडल इफेक्ट, क्या ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, विल ट्रू सॉल्यूशन शो द टिंडल इफेक्ट, नो। So this means Tyndall effect is, क्या काम है Tyndall effect का, it is used to distinguish between collider solution and true solution, ठीक है ना। And what is the name of scientist who has done it, anyone, what is the name of the scientist who has done it, who has given the Tyndall effect, no, ना ब्राउनियन इज अ सेपरेट, रॉबर्ट ब्राउनियन एक दूसरे आदमी थे, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इज अ इंग्लिशमैन, इज अ सेपरेट पर्सन हु इज गिवन द ब्राउनियन मोशन। इसका नाम था, इनका नाम था जिगमुंडी, क्या नाम था, ठीक है। सो द जिगमुंडी यूजेस द टिंडल इफेक्ट टू डिस्टिंग्विश, ठीक है ना, किसको, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है बच्चों कलर, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कलर है, ठीक है। जो कलर होता है, मुझे बताइए कलर किस चीज पे डिपेंड करता है, डू यू नो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप काफी साल से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कलर किस चीज पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन कलर, हाँ, वेवलेंथ किसकी, वेवलेंथ किसकी, विच वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, जो लाइट स्कैटर कर रही है, ठीक है ना, उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और लाइट जो स्कैटर कर रही है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों, उसका कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, ठीक है ना, और राइट, और कितनी लाइट स्कैटर करेगी, कौन सी लाइट स्कैटर करेगी, वो डिपेंड करेगा किस पे, साइज ऑफ नेचर और पार्टिकल पे, साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल पे। तो कलर किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, ठीक है, एंड पार्टिकल वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड अपॉन, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है किस पे, साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है, राइट, ठीक है। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों, जो क्या कहते हैं, जो मिल्क होता है, राइट। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, राइट, या हम गोल्ड होता है, ठीक है ना, जब गोल्ड का सोल है ना, अगर हम गोल्ड का सोल बनाते हैं, ठीक है, तो अगर पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है तो गोल्ड का सोल, अगर आप सोल देखेंगे तो वो रेड कलर का आता है, क्या आता है, रेड कलर का आता है। जब पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है, पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है, जब पार्टिकल का साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं तब ये क्या करता है, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, गोल्ड सोल पर्पल कलर का हो जाता है। जब हम थोड़ा साइज और इंक्रीज करेंगे तब ये ब्लू कलर का हो जाता है। और फाइनली अगर हम साइज और बढ़ा दें तो फाइनल कलर क्या आता है गोल्ड का, फाइनल कलर क्या होगा गोल्ड का, क्या कलर होगा, जो गोल्ड अपने जो कलर आता है वो उसका होगा, दैट इज गोल्डन, क्या हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल, कौन सी वेवलेंथ वो स्कैटर कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो शुरू में जो बहुत ही स्मॉल साइज था तब वो रेड था, साइज हमने और इंक्रीज किया तो ये पर्पल हो गया, साइज और इंक्रीज किया तो ब्लू हो गया, जब फाइनल और बढ़ा दिया हमने तो अपने कलर में आ गया, जो हम जिस कलर से हम फैमिलियर है, दैट इज गोल्डन, ठीक है।
एक और बात है बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है ना, दो तरीके की लाइट होती है। लेट्स सपोज ये जब लाइट इस पे पड़ी, ठीक है ना, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट हो गई तो ये हमारे आईज ने जो रिफ्लेक्ट लाइट से हमने क्या करा, इसको देख लिया, ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ देयर आर सम लाइट विच ट्रांसमिटेड लाइट है ऑल्सो देयर, कुछ जो ट्रांसमिट कर जाती है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये ट्रांसमिटेड लाइट है। तो क्या होता है, ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी लाइट से उसको व्यू कर रहे हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट से व्यू कर रहे हैं तो कलर कुछ और आता है, ट्रांसमिट लाइट से अगर व्यू करते हैं तो कुछ और आता है, राइट। जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क क्या होता है, हल्का सा अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट से व्यू करते हैं मिल्क को तो हल्का सा ब्लू टेक्सचर आता है, लाइट ब्लू सा आता है, बहुत हल्का सा ब्लू टेक्सचर आता है। लेकिन अगर यही मिल्क को हम ट्रांसमिटेड लाइट से देखेंगे तो हम इसको पी नहीं पाएंगे। ट्रांसमिटेड लाइट में जो मिल्क होता है वो बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देता है। तो किसमें दिखाई देता है, रेड कलर में। तो इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि जो ऑब्जर्वर है वो कौन सी लाइट से उसको व्यू कर रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट से व्यू कर रहा है या रिफ्लेक्टेड लाइट से व्यू कर रहा है, ठीक है। और एक तो मैंने दूसरा पहले बताया था किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल पे। सो इफ यू एबल टू रीड इट बच्चों, आप पढ़िए, देखिए। ऑल्सो द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन changes with manner in which the observer receives the light. For example, milk appears blue when viewed by a reflected light and red when viewed by a transmitted light, ठीक है। और ये गोल्ड का एग्जांपल है, गोल्ड सॉल्यूशन इज रेड इन कलर, as size of particle increases it appears purple, then blue and finally golden, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों, टेल मी यस या नो बच्चों, क्लियर है आप लोग को। प्रॉपर्टीज ब्राउनियन मोशन, ये भी हमें पता है बच्चों। जिगजैग मोशन जो क्या करता है, जिगजैग मोशन को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते ही ना जिगजैग मोशन, जो भी फील्ड प्रोवाइडेड होता है, और इस मोशन को क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, राइट, राइट। सो द ब्राउनियन मोशन क्या है, राइट। तो कोलाइडल पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं इन अ जिगजैग मैनर एंड दिस मोशन, दिस zigzag मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन, क्योंकि ये जो जिन्होंने बताया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना, राइट। सो ये क्या है, यहाँ पे यही मेंशन है, कोलाइडल पार्टिकल अपीयर्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ अ कंटिन्यूअस zigzag मोशन ऑल ओवर द फील्ड ऑफ अ व्यू, दिस मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। द मोशन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोई भी कोलाइडल पार्टिकल होगा वो हमेशा ही zigzag मोशन में करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बट डिपेंड जरूर करेगा उसका मोशन किस पे, साइज ऑफ पार्टिकल पे और विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन पे। विस्कोसिटी अगर कम रहेगी तो मूवमेंट बहुत इजीली होगा, ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होंगे, साइज भी अगर छोटा होगा तो इजीली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी फास्टर इज द मोशन। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा ये, ठीक है, ये सब आपको पता है, राइट, ठीक है। अब जो मैंने बताया था बच्चों लास्ट वाला, जैसे जैसे हम लास्ट में जाते जाएंगे इंपॉर्टेंस आता चला जाएगा, तो प्लीज, हाँ, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि जो लायोफोबिक जो होते हैं इट कंटेन सम चार्ज, ठीक है। ये मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, MSN मेटल एंड सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड सोल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। मैंने यहाँ पे और भी एग्जांपल लिखे हुए पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल के, ये काफी बार पूछा गया। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन याद रखेंगे, दैट इज ब्लड, वो पॉजिटिव सोल होता है, ठीक है। ब्लू डाइज, जो ब्लू डाइज होती हैं, मिथाइलिन ब्लू फॉर एग्जांपल इज आल्सो पॉजिटिव सोल। नेगेटिव सोल में क्ले काफी बार पूछा जा चुका है, क्ले नेगेटिव सोल होता है। गम पूछा जा चुका है, राइट, ये सब नेगेटिव सोल होते हैं, स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, राइट। और एसिडिक जो डाइज होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल कॉसिन या कॉन्गो रेड, ठीक है, ये क्या होती हैं, नेगेटिव सोल होती हैं, ठीक है, राइट। तो प्लीज याद रखेंगे बच्चों ये, क्योंकि याद रहेगा तभी ये हो पाएगा, ठीक है, राइट। और ये दोनों चीजें आपको पहले से पता है, MSN और होप मैक्सिमम किसमें, इन दोनों से क्वेश्चन आता है, राइट, बट कभी कभार रेयर है कि कभी कभार इनसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए, हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों की वाई क्यों चार्ज आता है, मुझे बताएंगे। नेगेटिव सोल में क्या लिखा है, नेगेटिव सोल में बच्चों क्या लिखा है, स्टार्च, एसिडिक डाई है ये, कॉसिन है, कॉसिन कॉन्गो,
कॉसिन एंड कॉन्गो रेड, ये डाई के नाम है। स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले एंड चारकोल आर आल्सो अदर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सोल। ठीक है, राइट। अच्छा, कौन मुझे बताएगा? लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम AgNO3 है और Ki है, अगर ये एक्सेस में है तो मुझे बताएंगे जो सोल बनेगा, पार्टिकल बनेगा, उस पर क्या चार्ज आएगा। देखते हैं किसको याद है। लेट्स सी हु रिमेंबर्स इट। पॉजिटिव सोल आएगा, पॉजिटिव सोल आएगा। किसी को याद ही नहीं है बेटा? हाँ, जतिन के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, नेगेटिव सोल आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव सोल आएगा। मैंने क्या बताया था? जो चीज एक्सेस में होगी, जो कॉमन आयन एक्सेस में होगा, ये क्या आएगा? AgI होगा। क्या होगा? AgI। तो जो क्या होगा जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है ना? तो AgI का जो प्रेसिपिटेट होगा वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? जो आयन, मैंने क्या बताया था, जो आयन कॉमन होगा, ठीक है ना, वही जो आयन कॉमन होगा और राइट वही चार्ज इस पे एक्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? Ag और I है। तो जो आयन एक्सेस में होगा तो ये एक्सेस में क्या होगा? I माइनस, क्योंकि Ag तो खत्म हो चुका होगा बट I माइनस बचा होगा। तो I माइनस क्या करेगा? इसके ऊपर चार्ज एक्वायर करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। यही अगर AgNO3 में अगर हम Ki करते हैं और इस बार ये एक्सेस होता है तो कौन सा चार्ज आएगा? इस बार कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्लीज याद रखिए बच्चों, याद नहीं होगा तो ये होगा नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, वहां दिमाग नहीं लगेगा बिल्कुल भी, इसमें कुछ दिमाग लगने वाला भी नहीं है। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको याद रखने का बस। ठीक है, सो दैट आप इसको ज्यादा देर दिनों तक याद रख सकें। तो अब देखिए यहाँ Ki का सॉल्यूशन है, राइट। Ki का सॉल्यूशन है, उसमें हमने AgNO3 ऐड कर दिया तो इसका मतलब AgI बना होगा। और Ki का सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो Ki होगा ये धीरे धीरे आप ऐड कर रहे होंगे तो AgI बन रहा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इसमें एक्सेस में कौन होगा मुझे बताइए? अगर हम AgNO3 को Ki सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो विच इज इन एक्सेस, क्योंकि ये तो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे ऐड कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा? ये एक्सेस में होगा। तो इसका मतलब इस सोल पे कैसा चार्ज आएगा? जो AgI सोल आएगा उस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो AgI के साथ क्या बनेगा? I माइनस होगा। ठीक है, यही अगर बच्चों हम उल्टा कर देते हैं, AgI का सॉल्यूशन है और Ki ऐड करते हैं तो कैसा चार्ज आएगा? तो विच चार्ज विल एक्वायर? अभी मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस बार ये एक्सेस में होगा, इसको हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं तो इट विल बी इन एक्सेस। सिमिलरली क्या होगा? FeCl3 क्या होगा? जब हम क्या करेंगे, हॉट वाटर में ऐड करते हैं तो FeOH होल थ्राइस बनता है। ठीक है ना, ये हमने पहले देखा था, राइट। और यहाँ पे क्या होगा? Fe ही है जो कॉमन आयन होगा इसमें इसमें राइट, FeCl3 में। तो इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो FeOH होल थ्राइस भी लिखा आ सकता है और Fe2O3.XH2O भी आ सकता है, क्योंकि जब इसको हीट करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, राइट। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, इट कैन आस्क। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। बट मोस्टली किसका होता है? वो हाइड्रोक्साइड का सोल होता है, राइट। यही अगर बच्चों हम NaOH में करेंगे तो कैसा सोल बनेगा? जब NaOH में ऐड करेंगे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा? OH माइनस इस पे चार्ज आएगा। OH माइनस का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत आपको? पहले यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, आइए अब देखिए, हम इंपॉर्टेंट चीजों पे जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, राइट। देखिए क्या है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके ऊपर बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और एडवांस में मतलब जेई मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन और नीट में भी। देखिए, लेट्स सपोज AgI का प्रेसिपिटेट है। क्या है? AgI का प्रेसिपिटेट है। लेट्स सपोज ये वाला केस है कि Ki एक्सेस में, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर होगा? अगर K एक्सेस है तो कौन सा चार्ज एक्वायर होगा? नेगेटिव चार्ज, राइट। लेट सपोज क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज ऐसे एक्वायर हो गया। ठीक है, क्या होगा?
नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, लेट्स सपोज ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया। अब मुझे बताओ, ठीक है ना, जब ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया तो क्या वहां पॉजिटिव चार्ज भी होगा सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन के अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज भी होगा? किसका, कौन है वो पॉजिटिव चार्ज वहां पे? किसका होगा पॉजिटिव चार्ज? हो के प्लस का। एजी नहीं है, एजी तो एक्सिस में नहीं है, के प्लस का पॉजिटिव चार्ज होगा। किसका होगा? के प्लस का, क्योंकि आपने आई माइनस नहीं डाला है, आपने के आई डाला है। सो दिस मीन्स क्या होगा, आई माइनस तो एड्सॉर्ब हो गया, तो के प्लस भी तो होगा। तो मुझे बताओ, क्या ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला नेगेटिव चार्ज जो इसके सरफेस पे है, इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज भी एक ऐसी लेयर बना लेगा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल होता है, उसके क्या होता है, उसके सरफेस पे जब कोई चार्ज होता है तो वो जो चार्ज होता है वो अपना अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जो जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसके किनारे किनारे दो लेयर बन जाती हैं, एक एक लेयर जो अंदर वाली होती है और एक बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है ना, इस प्रोसेस को, राइट, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों? यहाँ पे ये चीज क्लियर है आपको? पहले ये मुझे बताइए, ठीक है, राइट। तो दो दो लेयर होंगी, राइट, ठीक है, एक लेयर 1 और एक लेयर 2, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, हमें पता है। दिस लेयर अट्रैक्ट्स द काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम फॉर्मिंग अ सेकेंड लेयर, फ्रॉम अ सेकेंड लेयर, राइट। अब ठीक है, इस डबल लेयर को बच्चों, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बाद में बताऊंगा। जो पहली लेयर होगी बच्चों, राइट, ठीक है ना, वही लेयर डिसाइड करेगी कि वो नेगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा सोल। सेकंड लेयर से लेना देना नहीं है, क्योंकि जो सेकंड लेयर होगी वो फिक्स्ड लेयर नहीं होती है, वो डिफ्यूज लेयर होती रहती है, वो आती रहती जाती रहती है। लेकिन जो, क्योंकि एड्सॉर्ब नहीं होगा, जो आयन एड्सॉर्ब होगा वो सरफेस पे होगा। सरफेस किसका है? एजीआई का सरफेस है, और उसके सरफेस पे जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब हो रहा है। ये तो सिर्फ अट्रैक्टेड है, तो कभी डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्टेड है, कभी डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्टेड नहीं है। तो ये वाली जो लेयर होती है ये डिफ्यूज्ड लेयर होती है, ये फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है ना, राइट। और जो अंदर वाली लेयर होती है फिक्स्ड लेयर होती है, ये डिफ्यूज नहीं करती है, परमानेंट होती है, ठीक है। और इस डबल लेयर को, ठीक है ना, इस डबल लेयर को हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर of opposite charge around the colloidal particle, मैं रिपीट कर रहा हूँ, combination of two layers of opposite charge around the colloidal particle is called as Helmholtz electrical double layer, Helmholtz electrical double layer। मुझे बताइए इलेक्ट्रिकल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे हम? क्या यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? टेल मी, will there will be a development of potential difference? आंसर yes या no? Yes. Why there is a develop, why potential difference will be developed? Why? Because there is a separation of charge। हाँ पुनीता, वेरी गुड। हाँ, बिकॉज चार्ज सेपरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट कर रहे हैं, तो व्हेन चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस द पोटेंशियल डिफरेंस टेक्स प्लेस, राइट, ठीक है ना, राइट। और इस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, राइट, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, राइट। तो पहले इसको रीड कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। अब क्या है, जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ आयन इज फॉर्मली हेल्ड, जो मैंने अभी बताया था, फर्स्ट लेयर ऑफ आयन फॉर्मली हेल्ड and is termed as fixed layer. Second layer of ion is mobile and is termed as diffused layer. Potential difference between the fixed layer and the diffused layer of opposite charge is called as zeta। किस क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। सॉरी मैंने कुछ पहले गलत बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, तो प्लीज हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप
between the fixed layer and the diffused layer of opposite charge is called as electrokinetic potential या zeta potential. क्लियर है बच्चों? क्लियर है ये डबल लेयर का कॉन्सेप्ट, राइट? नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहले आप इसको डायग्राम को देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे, राइट? ठीक है, ये एक वेसल है, ठीक है, जिसमें वेसल में कुछ कोलाइडल पार्टिकल है। लेट्स सपोज जो कोलाइडल पार्टिकल है दे आर नेगेटिवली चार्ज। क्या है? नेगेटिवली चार्ज। अब हमने क्या करा, इसको तरफ दो रॉड्स लगा दी, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। ये सोल नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब सारे के सारे पार्टिकल किधर जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। कैथोड पे जाके क्या हो जाएंगे? सब चिपक जाएंगे, अपना चार्ज को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर लेंगे, ठीक है ना, राइट? सो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस मूवमेंट को अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, वो किधर जाएगा? मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, इसको सही कर लेंगे। जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, वो जाएगा कैथोड की तरफ। जो पॉजिटिव चार्ज जाएगा वो किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है, राइट? तो नेगेटिव चार्ज है तो किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? तो क्लियर है? तो यहाँ पे यही लिखा हो बच्चों, द मूवमेंट ऑफ colloidal particle under an applied electric potential called as electrophoresis. Negative charge moves towards cathode while positive charge moves towards anode, ठीक है, राइट? ऐसा भी बच्चों ऑब्जर्व हुआ है कि कभी कभार क्या करता है, डिस्पर्स मीडियम, राइट? ये तो डिस्पर्स पार्टिकल था, कभी कभार डिस्पर्स मीडियम भी मूव करता है, ठीक है ना। जब डिस्पर्स वो मूव करेगा, क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड, क्या कह रहा था मैं, जब डिस्पर्स मीडियम मूव करने लगेगा तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, राइट? सो यहाँ पे यही मेंशन है लास्ट लाइन में, इट इज ऑब्जर्व दैट सम टाइम डिस्पर्स मीडियम बिगिंस टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है बच्चों ये? राइट, क्लियर है बेटा ये? ठीक है, अपोजिट चार्ज मूव करेगा बस, राइट? नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, जितने वेरी लगे हैं उतने कम है, मैं पहले बोल रहा था। डायग्राम में बेटा क्या, एक वेसल है, ठीक है, जस्ट एक वेसल है। वेसल में क्या है, यहाँ पे वेसल में एक रिजर्वॉयर होती है जिसमें धीरे धीरे हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन ऐड करते रहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, पार्टिकल उधर मूव करता रहेगा, उधर जाके चिपक जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा उनका। अगर क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड की तरफ गया, पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ गया, धीरे धीरे हम ऐड करते रहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, राइट? और जब डिस्पर्स मीडियम कभी कभार मूव करता है तो हम उसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ बार बार ये पहले वर्ड आ रहा था कोएगुलेशन, कोएगुलेशन, ठीक है ना। आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं, राइट? कोएगुलेशन, राइट, ठीक है। देखिए क्या है बच्चों, लायोफोबिक जो सोल होता है वो स्टेबल नहीं होता। हमने पहले देखा था लायोफोबिक जो सोल होता है वो स्टेबल नहीं होता। तो लायोफोबिक सोल को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, उस पर कुछ चार्ज ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? कुछ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। वो चार्ज क्या करता है, वो आयन उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। लेट्स सपोज हमने नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब वो कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे अब ये देखा था, नेगेटिव चार्ज क्या था? AgI था, तो सारे AgI पे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ये आपस में रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से ही क्या करेंगे, हमेशा डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी। द कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच रिमेन्स इन अ डिस्पर्स्ड फॉर्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया, ये ध्यान से समझेंगे बच्चों, उसके बाद बस रीडिंग करना है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, सॉरी, लायोफोबिक जो सोल होते हैं दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ दे कंटेन सम चार्ज, राइट? उनके पास चार्ज एब्जॉर्ब रहता है। अब देखिए, लेट्स सपोज बच्चों, अगर हमें इसको क्या करना है, इनको आपस में
मिलाना है, ज्वाइन करना है। इफ वी आई वांट टू ज्वाइन दीज टू, इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कैसे हो सकता है? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग इट? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग इट? एग्रीगेट बनाना है। हाउ वी कैन फॉर्म एन एग्रीगेट बच्चों? हाउ वी कैन फॉर्म एन एग्रीगेट? कोई बच्चा पॉजिटिव चार्ज ले आए, कंडेंसेशन कर दें। ओके अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, मुझे बताइए, अगर चार्ज किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाए तो क्या दे फॉर्म एग्रीगेट और नॉट? दे फॉर्म एग्रीगेट और नॉट? अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि जो चार्ज है वही उनको सेपरेट कर रहा है। अगर चार्ज खत्म हो जाएगा तो दे विल फॉर्म एन एग्रीगेट, आपस में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे और बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। बड़े पार्टिकल की वजह से ग्रेविटी के अंदर क्या करेंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे, दे बिकम अनस्टेबल। तो प्लीज ध्यान से देखिए, दो वर्ड हैं, बार बार कंफ्यूजिंग होगी, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। कोएगुलेशन, ठीक है ना? प्लीज प्रेसिपिटेशन कोएगुलेशन नहीं होता, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में प्रेसिपिटेशन गिवन है, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन और एक वर्ड आएगा फ्लॉकुलेशन, दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, एक कोएगुलेशन एक फ्लॉकुलेशन, ठीक है? इस जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, ये जो चार्ज है दैट इज एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इस चार्ज के को जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज दैट इज एब्जॉर्ब ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज कोएगुलेशन, ठीक है? राइट? तो चार्ज जब न्यूट्रलाइज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोएगुलेशन कहते हैं। और जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो दोनों पार्टिकल आपस में जुड़ गए, तो इस जुड़ने को बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। इस जुड़ने को क्या बोलते हैं? फ्लॉकुलेशन। तो क्या करते हैं, जो एग्रीगेट बनता है तो उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन, उस प्रोसेस को फ्लॉकुलेशन बोलते हैं। और जो न्यूट्रलाइजेशन होता है ऑफ चार्ज इज नोन एज कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्लॉकुलेशन, पहले कोएगुलेशन होगा, तब फ्लॉकुलेशन होगा, तब जाके क्या बनेगा? सेटल डाउन होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी बताया आपको, राइट? यस या नो बच्चों? टेल मी यस या नो, ठीक है? राइट? कोई बोल नहीं रहा समर्पण के अलावा बेटा। हाँ, द स्टेबिलिटी ऑफ, अभी बता रहा हूँ हाउ विल डू इट बेटा, अभी बता रहे हैं, अभी अभी हम डिस्कस करेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, मैंने अभी बताया था। सो इफ द चार्ज पार्टिकल इज रिमूव्ड, द पार्टिकल विल कम्स नियरर टू ईच अदर एंड फॉर्म एन एग्रीगेट और कोएगुलेट, ठीक है ना? राइट? एंड द सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? क्या कहते हैं? तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये वर्ड को, ये एनसीईआरटी ने इस वर्ड को कहीं भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन आखिरी में जाके इस चीज को यूज किया है उन्होंने, फ्लॉकुलेशन को, या एक जगह यूज किया हम देखेंगे। बट आप याद रखेंगे कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन दोनों अलग वर्ड है, ठीक है ना? पहले कोएगुलेशन होगा फिर फ्लॉकुलेशन होगा, राइट? ठीक है? कोएगुलेशन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज है, फ्लॉकुलेशन मींस एग्रीगेट बनाना है, ठीक है? बट एनसीईआरटी, व्हाट एनसीईआरटी हैज डन इट, कि इस पूरे पूरे उसको, इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला है? कोएगुलेशन बोला है। So he has not used this flocculation word, but you should remember what is flocculation, ठीक है? Right? And this coagulation is also called as, he is called as precipitation also, right? So there are some method by which we can coagulate it, right? Coagulation can be done it. I have mentioned these few methods, ठीक है ना? इसमें कुछ है नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या जब यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या एग्रीगेट बनेगा? क्या कोएगुलेट करेंगे? मुझे बताइए बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस से जब ये यहाँ पे जाएंगे तो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे? कोएगुलेशन हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ अपोजिट चार्ज ऑफ सोल, दो सोल हैं, दोनों सोल को क्या करें? अपोजिट सोल हैं, दोनों को मिक्स कर देंगे तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो दे विल फॉर्म एन, दे विल कोएगुलेट इट। बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग करने वजह से क्या होगा? एनर्जी देंगे, एनर्जी से क्या होता है? वो जो सरफेस पे जो आयन एब्जॉर्ब होता है वो रिमूव हो जाता है एंड दे फॉर्म अ कोएगुलेशन, ठीक है ना? डायलिसिस इज आल्सो अ
ऐसा जरूरी नहीं है, ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज ऑलवेज नॉट, बट हाँ ऐसा होता ही है, 90% 99% है, बट सारे पार्टिकल नॉट फॉल, सारे पार्टिकल फ्लॉकुलेट नहीं बनाते हैं बच्चों। ये डिपेंड करता है कि कितने एफिशिएंसी से, कितनी इफेक्टिवली आपने क्या किया है, कोएगुलेशन किया है। अगर कोएगुलेशन बिल्कुल इफेक्टिव है, ठीक है ना, तो फ्लॉकुलेशन होगा ही होगा। अगर कोएगुलेशन इफेक्टिव नहीं है तो फ्लॉकुलेशन नहीं होगा। तो यही फर्क है इसमें, ठीक है ना, राइट। तो इसके अलग से हम एक कोएगुलेटिंग एजेंट डालते हैं, राइट। अगर आपने इसका बेस्ट एग्जांपल देखा होगा, ठीक है ना, राइट, जो दिल्ली में वाटर जाता है, दिल्ली में ड्रिंकिंग वाटर कहां से जाता है, एनीबॉडी नोज इट? दिल्ली में ड्रिंकिंग वाटर, या हमारे यहाँ हरियाणा में ड्रिंकिंग वाटर कहां से आता है? रिवर से आता है, यमुना से आता है। तो कैनाल जो है वो जाती है, क्या कहते हैं, दिल्ली में जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ रेनी सीजन में क्या होता है? रेनी सीजन में वाटर बहुत साफ होता है कि बहुत ही खराब होता है, डर्टी होता है उसका? बहुत ही डर्टी होता है। इट कंटेन्स सैंड, स्लिट, ये सब रहता है, राइट, डर्ट रहता है बहुत ज्यादा। तो उसको क्या करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए क्या डालते हैं? फ्लॉकुलेटिंग या कोएगुलेटिंग एजेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? कोएगुलेटिंग एजेंट डालते हैं, विच हेल्प्स इन सेटलिंग डाउन, विच हेल्प्स इन सेटलिंग डाउन, ठीक है, राइट। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में। आई हैव वर्कड इन वन कंपनी विच प्रिपेयर दिस कोएगुलेटिंग एजेंट। द नेम ऑफ दैट कंपनी इज आयन एक्सचेंज। If you Google it, you will find it. This company, Ion Exchange, they prepare this coagulating agent. ठीक है? Okay, okay, I will see it, बेटा, ठीक है, right? Last है by addition of electrolyte, ठीक है। लास्ट है by addition of electrolyte, ठीक है, राइट बच्चों। तो लास्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, अलग से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी डाल देते हैं, राइट। जैसे अगर मुझे बताइए AgI अगर है हमारे पास और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, AgI क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, राइट। तो इसको अगर मुझे कोएगुलेट करना है तो मुझे इलेक्ट्रोलाइट कैसा डालना पड़ेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो कि नेगेटिव चार्ज हो, जिससे पॉजिटिव चार्ज हो कि नेगेटिव चार्ज हो, किसको क्या कौन सा ऐड करना पड़ेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। तो जो अपोजिट चार्ज होगा, राइट, ठीक है ना, जो अपोजिट चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट का, दैट विल हेल्प इन कोएगुलेशन। उस किसमें हेल्प करेगा, कोएगुलेशन में करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होगा वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, राइट। सो अब यहाँ पे यही लिखा हुआ, when excess of electrolyte is added to the colloidal particle get settled down or precipitated, because colloidal particle interact with the ion carrying opposite charge causes neutralization leading to their coagulation। न्यूट्रलाइज जाएगा और क्या करेगा, कोएगुलेट हो जाएगा। सो आयन वही रिस्पॉन्सिबल होगा जिसका चार्ज क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा, ठीक है। तो आयन कौन सा आयन, वो जो आयन जो हम इलेक्ट्रोलाइट का आयन डाल रहे हैं वो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सो आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज कोएगुलेटिंग आयन। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट का, इसको क्या कहते हैं, कोएगुलेटिंग आयंस बोलते हैं। क्या कहते हैं, कोएगुलेटिंग आयन कहते हैं। जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उस आयंस को क्या कहते हैं, कोएगुलेटिंग आयन। और वो जो कोएगुलेटिंग आयन होना चाहिए उसका चार्ज अपोजिट होना चाहिए, वही इफेक्टिव होगा टू फॉर कोएगुलेशन। सो द अपोजिट चार्ज ऑन कोएगुलेटिंग आयन विल कॉज कोएगुलेशन। वो क्या करेगा, विल कॉज कोएगुलेशन। अब मुझे बताइए, देखते हैं कौन बताता है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कंसंट्रेट करिएगा। पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज, हमने बोला कि AgI पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो कोएगुलेटिंग आयन होना चाहिए उसका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो इफेक्टिव होगा। अब अगर हम एक बच्चे ने क्या ऐड किया, Al3+ आयन ऐड किया, दूसरे बच्चे ने Ba2+ आयन ऐड किया, और एक बच्चे ने Na+ आयन ऐड किया, तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा आयन होगा, कौन से बच्चे ने,
इन तीनों में से विच इज मोर इफेक्टिव? इफेक्टिव क्या होगा? Al3+ होगा। अंकुश ने ही सही जवाब दिया है, रेस्ट ऑल हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। समर्पण का आंसर सही है Al+3। क्यों Al+3? क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है। मुझे बताओ एक Al3+ आयन कितने Agi आयन को न्यूट्रलाइज करेगा? मुझे बताइए कितने Ag आयन को न्यूट्रलाइज करेगा? 3 आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इफेक्टिव ज्यादा कौन है? इसका मतलब क्या होगा? इफेक्टिव ज्यादा कौन है? Al+3 है। तो जिसकी वैलेंसी, जिस आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी या चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा? इफेक्टिव होगा। इसी को हार्डी-सैचुअल्स रूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डी एंड सैचुअल्स रूल कहते हैं। क्या रूल कहता है? कि ग्रेटर द वैलेंसी और द चार्ज ऑन कोएगुलेटिंग आयन, मोर इज द पावर फॉर प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन। दिस इज नोन एज हार्डी एंड सैचुअल्स रूल। तो ये देखिए यहाँ यही लिखा हुआ है, हार्डी एंड सैचुअल्स रूल। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लॉकुलेटिंग आयन, मैंने पहले लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लॉकुलेटिंग आयन और कोएगुलेटिंग आयन एडेड, द ग्रेटर इज द पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। उतना ज्यादा जल्दी क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं। लेट सपोज बच्चों, ठीक है ना, हमारे पास FeOH होल थ्राइस है, ठीक है। मुझे बताइए Al+3 इसके लिए इफेक्टिव होगा कि PO4 3- इफेक्टिव होगा? which ion is useful for coagulating FeOH whole thrice? देखते कौन बताता है, फटाफट फटाफट। P वाला, हाँ P वाला। मैंने पहले बोला था, अगर आपको याद नहीं होगा तो ये होगा नहीं। MSN क्या बताया था? MSN, ठीक है ना। और बताया था HOP। होप क्या है? हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड आर पॉजिटिव शोल, तो ये पॉजिटिव शोल है। तो पॉजिटिव शोल के लिए कौन इफेक्टिव होगा? फॉस्फेट आयन इफेक्टिव होगा। क्या होगा? फॉस्फेट आयन इफेक्टिव होगा, ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे, ये जब याद होगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा फ्लॉकुलेटिंग आयन यूज होगा, ठीक है। POH, PO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या है, AS2S3 है, देखते हैं यहाँ आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3 है, तो इसके लिए कौन इफेक्टिव होगा? इसके लिए कौन इफेक्टिव होगा? Al इफेक्टिव होगा। क्या होगा? Al इफेक्टिव होगा। अगर यही पूछता हूं मैं, गोल्ड का सोल है, तो कौन इफेक्टिव होगा गोल्ड के सोल के लिए? गोल्ड के सोल के लिए कौन इफेक्टिव होगा? नहीं, अरे भाई साहब यहाँ लिखा हुआ है मेटल सल्फाइड सोल। मेटल और सल्फाइड लिखा था, एंड लिखा था मैंने यहाँ पे। मेटल एंड सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो Al+3 यूज होगा। तो प्लीज याद रखिए, याद नहीं है आप लोगों को, हाँ मैं तरीका ही बता रहा हूँ याद रखने का, तभी भी आप याद नहीं रख रहे हैं। आई डोंट नो बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज क्या है, गोल्ड सोल है, राइट, लेट्स सपोज गोल्ड का सोल है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, Al3+ की Ba2+, ऑर्डर बताएंगे, और Na+ का क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? Al, फिर Ba, फिर क्या होगा? N होगा, 1 2 3, राइट। तो क्वांटिटी सबसे कम किसकी लगेगी? मुझे बताइए, इसमें क्वांटिटी सबसे कम किसकी लगेगी अगर हमें इसको कोएगुलेट करना है? Al की। क्या लगेगी? Al की क्वांटिटी, राइट। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कोएगुलेटिंग पावर। क्या बोलते हैं? कोएगुलेटिंग पावर या फ्लॉकुलेटिंग पावर। देखिए अब वर्ड आ गया, हाँ यहाँ पे। अब एनसीईआरटी ने अब इसको यूज किया है। एनसीईआरटी ने इसको बोला है, क्या बोला है? कोएगुलेटिंग पावर या फ्लॉकुलेटिंग पावर। एनसीईआरटी हैज यूज्ड दिस फ्लॉकुलेटिंग पावर। तो अब याद है फ्लॉकुलेटिंग पावर कहां से आया होगा? फ्लॉकुलेशन से आया होगा। सो आप देखिए यहाँ पे यही मेंशन्ड है, ठीक है, राइट। टू कोएगुलेट अ नेगेटिव शोल, अगर नेगेटिव शोल है तो क्या यूज होंगे? पॉजिटिव वाले यूज होंगे। और कोएगुलेटिंग पावर या फ्लॉकुलेटिंग पावर Al3+, Ba2+ और Na2+ होगा। यही अगर पॉजिटिव सोल होगा
तो कोएगुलेटिंग पावर और फ्लोक्युलेट पावर होगा Fe(CN6) 4 माइनस, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। तो इसमें -4 का चार्ज, इसमें -3 का चार्ज, इसमें -2 का चार्ज, इसमें -1 का चार्ज। ठीक है, आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा हार्डी एंड सैचुअल्स रूल। इफ समबडी वांट्स टू राइट इट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट लैंगमियर आइसोथर्म। x बाय m तो हमने बोला था बच्चों एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, x इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m इज मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, इज इक्वल टू, इन्होंने एक रिलेशन दिया था, जैसे उन्होंने रिलेशन दिया था Kp⁴ इन्होंने रिलेशन दिया लैंगमियर ने P/1 + Bp। so this relation is given by Langmuir। ठीक है, x by m is equal to AP/1 + Bp, where A and B are constant. Please write it down. A and B are constant, which depends upon nature of adsorbate and nature of adsorbent and temperature. So that is Langmuir, Langmuir, Langmuir isotherm। तो x by m is equal to AP1 + Bp। आप लोग लिख रहे हैं बच्चों, आप लोग लिख रहे हैं? ठीक है, हाँ, तो लिख लीजिएगा बेटा, मे भी कभी आ जाए तो पूछ लेंगे। तो x by m is equal to ABP + 1 + Bp, लैंगमियर आइसोथर्म का ये रिलेशन है। A + B is equal to constant, the nature of adsorbate, A और B किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। क्लियर है, राइट? अब देखिए यहाँ इसको हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ इसको मॉडिफाई कर रहे हैं इस रिलेशन को। x by m इज इक्वल टू, ये जो P है प्रेशर है, इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या रिलेशन आ जाएगा, ये तो A हो गया, ये 1/P हो गया प्लस B हो गया, राइट? मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को P से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ, अब जैसे वहां पे हमने इस लैंगमियर फ्रेंडलिच आइसोथर्म को 3 पार्ट में स्टडी किया था, यहाँ भी हम इसको 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है, अगर क्या है, इफ प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, तो प्रेशर वेरी लो होगा तो 1/P, तो P तो लो होगा, तो 1/P किधर अप्रोच करेगा बच्चों? इफ प्रेशर इज वेरी लो देन 1/P अप्रोचेस टू 1/P अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, सो ये जो हो जाएगा x by m इज इक्वल टू A/∞ प्लस B। सो x by m किधर अप्रोच करेगा बच्चों? जब प्रेशर लो रहेगा तो it will approaches to 0, it will approaches to 0। ठीक है, राइट? सेकंड, इफ प्रेशर इज वेरी लार्ज, तो अगर आपको याद है जब प्रेशर बहुत लो था तो ग्राफ कुछ ऐसा था ना, ऐसे 0 को अप्रोच कर रहा था। जैसे जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करते जाएंगे, ग्राफ किधर जाएगा? 0 को अप्रोच करता चला जाएगा। इफ प्रेशर इज वेरी हाई, तो अगर वेरी हाई है तो x by m इज इक्वल टू क्या होगा? A/B। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? A/B, and it will become at very high pressure it will become क्या बच्चों? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो हाई प्रेशर पे क्या हो गया था? कांस्टेंट हो गया था, राइट? तो वेरिएबल किधर बचा? सिर्फ एक ही जगह पे वेरिएबल बचा जो बीच में था, राइट? क्लियर है? सो दिस मीन्स x by m इज इक्वल टू A जो हमने लिखा था AP/1 + BP, इस पे ही वेरिएबल रहेगा, जो ये बीच में जो इंटरमीडिएट, ना कम ना ज्यादा, तो ये रिलेशन आएगा, राइट? तो देखिए इस रिलेशन को हम ऐसे लिख रहे हैं, x by m, ये तो मैंने लिखा था A 1 + B, यहाँ पे P लिखा था, राइट?
ठीक है, या इसी को रहने दीजिए, इसको क्या करते हैं हम, इसको उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो m बाय एक्स इसको लिख दिया मैंने, ये हो गया 1 प्लस बी पी अपॉन ए पी हो गया, क्या हो गया, एक्स बाय एम इज इक्वल टू 1 प्लस बी पी अपॉन ए पी हो गया। सो m बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, अब हमने इसको एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस ए पी हो गया प्लस b बाय ए हो गया, राइट। तो अब ये इसको मैं ऐसे लिख दिया, x बाय एम इज इक्वल टू 1 बाय ए इंटू 1 बाय पी प्लस बी बाय ए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये अब हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट याद रखेंगे इधर x बाय एम नहीं है, m बाय एक्स है, इधर क्या है 1 बाय पी, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका जो इंटरसेप्ट निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं a बाय बी, और जो इसका स्लोप है वो कितना है 1 बाय ए, राइट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, राइट। So this is beta friendly. This is Langmuir isotherm. If please write it down on your notebook. जहाँ पे आपने खत्म किया चैप्टर को, आप वहीं पे इसको मेंशन कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, रिलेशन x बाय एम का a x बाय एम इज इक्वल टू ए पी बाय 1 प्लस बी पी है, ठीक है ना। ये रिलेशन था लेंगमियर आइसोथर्म का। जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो हमने क्या करा था, एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए बाय पी आया था, ए बाय बी आया था, मतलब कांस्टेंट हो गया था। इफ प्रेशर इज वेरी लो तो एक्स बाय एम इज इक्वल टू 0 था। ग्राफ में दोनों में ऐसे दिखता है, जब मॉडरेट होगा तब ये होगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। I have taken a reciprocal, so after taking a reciprocal we have taken a LCM, so this relation will come, and this represent the equation of straight line, y is equal to mx plus c with intercept b by a and slope is 1 by a. I hope बच्चों क्लियर हुआ होगा आपको लेंगमियर आइसोथर्म। तो नाउ यू विल एबल टू डू इट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंगमियर आइसोथर्म। अब आप कर भी सकते हैं, ठीक है ना, राइट, अगर लेंगमियर का आता है तो। राइट, चलिए। हाँ, तो हाँ जी बेटा, 8th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैंने देखा है। मैं कल आपको उसका सॉल्यूशन, या कल मैं एक देखता हूँ, और भी बच्चों को करने दीजिए, सिर्फ 2 ही 3 बच्चों ने मुझे अभी भेजा है। लेट्स सी कि और बच्चे क्या करते हैं, क्या रहते हैं। तो एक साथ हम सारे के सारे क्वेश्चन के हम एक साथ डाउट ले लेंगे बेटा, ठीक है ना, राइट। जो भी उसमें क्वेश्चन रहेंगे एक साथ सारे के सारे डाउट लेंगे। ज्यादा क्वेश्चन में डाउट नहीं है, मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चन में ही डाउट आया होगा या आएगा, ठीक है। लेट अदर स्टूडेंट्स डू द बेटा डीपीपी, देन वी विल डिस्कस इट, ठीक है। आइए, हाँ, तो कल हमने बच्चों हार्डी एंड सैचुरस रूल्स पढ़ा था, राइट। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, मे बी शायद हम कल नेटवर्क या कुछ प्रॉब्लम था, तो आई जस्ट रिपीटिंग वंस अगेन हार्डी एंड सैचुरस रूल, ठीक है। हार्डी एंड सैचुरस रूल लगाने के लिए हमें पहली बात ये पता होना चाहिए कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज क्या है, तो उसको चार्ज, ठीक है ना, राइट। वो चार्ज पता रखने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि एक ये वर्ड याद रखेंगे और एक ये वर्ड याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना, राइट। हाँ, ये दोनों वर्ड याद रखेंगे तो आप हार्डी एंड सैचुरस रूल लगा सकते हैं। दिस मीन्स कि अगर मुझे, ठीक है ना, अगर मुझे सिल्वर के सोल को कोएगुलेट करना है, कोएगुलेशन मीन्स न्यूट्रलाइज करना है, और फिर फ्लोकुलेशन होना है, मतलब आपस में कंबाइन होंगे और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, डिस्पर्स फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो सिल्वर सोल है बच्चों, तो सिल्वर सोल को अगर मुझे कोएगुलेट करना है, या इनडायरेक्टली ऐसे बोले प्रेसिपिटेट करना है, तो विच चार्ज शुड वी रिक्वायर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा? व्हाट काइंड ऑफ चार्ज वी रिक्वायर्ड?
पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्या है सिल्वर सोल नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज होगा, तो वी रिक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, राइट, जो हमें ऊपर से डालेंगे इसको कोएगुलेट करने के लिए, इट शुड हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऊपर से ऐड कर रहे थे, इसको बोला था कोएगुलेटिंग आयन। क्या बोला था? कोएगुलेटिंग आयन, राइट। अब हार्डी-सैचुस रूल ने क्या कहा कि जितना कोएगुलेटिंग आयन, जो ये कोएगुलेटिंग आयन है, जितना इस पे इसका चार्ज होगा या जितनी इसकी वैलेंसी होगी, उतना ज्यादा ये इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। इफेक्टिव इन द सेंस कि इसकी क्वांटिटी कम लगेगी, ठीक है ना, कम क्वांटिटी पे भी अच्छा काम करेगा, दैट इज इफेक्टिवनेस, राइट, ठीक है, राइट। और इसको उन्होंने बोला कोएगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर। क्या बोला? कोएगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर। तो दिस मीन्स, ठीक है, अगर हमारे पास 3 आयंस है, Al3+, Ba2+ और Na+, तो विच इज मोस्ट इफेक्टिव टू कोएगुलेट अ सिल्वर सोल? Al, उसके बाद Ba2+, उसके बाद Na+, राइट, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर का ये ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर और फ्लोकुलेटिंग पावर, राइट। क्लियर है बच्चों? राइट, करेक्ट है बच्चों, राइट, ठीक है। अब सपोज हमारे पास क्या है, ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड है और ब्लड को हमें कोएगुलेट करना है, ब्लड को कोएगुलेट करना है, ठीक है ना, तो हमें कैसा चार्ज की जरूरत पड़ेगी? इफ यू वांट टू कोएगुलेट ब्लड, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ब्लड होता है वो पॉजिटिव सोल होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, जो कोएगुलेटिंग आयन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, दैट विल बी इफेक्टिव, राइट। और जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा, ठीक है ना, या जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, उसकी कोएगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है, राइट। सॉरी, हाँ, ये क्या होता है, राइट, तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, राइट, तो उसको क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ फॉस्फेट या सल्फेट बच्चों, राइट, फॉस्फेट या सल्फेट, तो मुझे बताइए फॉस्फेट और सल्फेट पे कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? विच एन इज मोर इफेक्टिव, फॉस्फेट और सल्फेट? फॉस्फेट, ना कि सल्फेट, ठीक है ना, क्योंकि फॉस्फेट होगा PO4 3- और सल्फेट होगा SO4 2-, तो विच विल बी मोर इफेक्टिव? फॉस्फेट ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इस पे -3 का चार्ज है, सल्फेट पे क्या है, -2 का चार्ज है, राइट। सो वो याद रखेंगे आप। तो ये ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे FeCN6 4- है, इस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इससे ज्यादा इफेक्टिव हो गया, उसके बाद फॉस्फेट हो गया, उसके बाद सल्फेट हो गया, उसके बाद क्लोराइड हो गया, ठीक है, राइट। तो क्लियर है बच्चों, हार्डी एंड सैचुरस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक के मिलेंगे, राइट। जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसी चीज के मिलेंगे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बच्चों डेफिनेशन भी थी कोएगुलेटिंग पावर और फ्लोकुलेटिंग पावर का। आई हैव सेंड यू द डीप दिस आई हैव सेंड यू दिस पेज फॉर द नोट्स, हाँ बेटा, ठीक है, yesterday. I hope you have prepared the notes of this paper page also, राइट, मैंने, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन क्या है कोएगुलेटिंग पावर और कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है, देखिए, ठीक है ना, राइट। अब क्या है बच्चों, कोएगुलेटिंग पावर, हमने बोला कोएगुलेटिंग पावर Al3+ की सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Ba2+ एज कंपेयर टू Na+ की होगी, अगर हमारे पास नेगेटिव सोल है तो, ठीक है। अब मुझे बताइए क्वांटिटी, फिर से मैंने कल जब यहाँ पे हमने छोड़ा था, क्वांटिटी सबसे ज्यादा किसकी यूज होगी, Al+3 की Na+ की? क्वांटिटी, अमाउंट किसका सबसे ज्यादा यूज होगा? Na+ का, ठीक है, इसका यूज होगा Na+ का, क्योंकि उस पर चार्ज कम है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है बच्चों, राइट,
इसी को हम बोलते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? कोएगुलेटिंग वैल्यू, CV। ठीक है, राइट। तो पावर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज है, ठीक है ना। और कोएगुलेटिंग वैल्यू होगा, जितना चार्ज कम होगा कोएगुलेटिंग वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो व्हाट इज द बच्चों रिलेशन बिटवीन CP एंड CV? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV? क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। ठीक है, राइट। तो कोएगुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। इलेक्ट्रोलाइट में कोएगुलेटिंग आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल्स पर लीटर, है ना, याद रखेंगे मोलैरिटी नहीं है, ये मिली मोल्स पर लीटर है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कॉज अ प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे में कितना प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है ना, किसी कोएगुलेटिंग आयन को डालने के लिए, डालने से, उसी को क्या कहते हैं हम, ठीक है, कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो मिनिमम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन याद रखेंगे मिलीमोल्स पर लीटर के टर्म्स में, required to cause a precipitation of any sol in 2 hours is called as coagulating value। हाँ जी, 2 आवर नेसेसरी है बेटा, 2 आवर नेसेसरी है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 आवर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। These are the standard which was set by the IUPAC, राइट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। हो गया तो अच्छी बात है बेटा, जितना कम टाइम में होगा वो और इफेक्टिवनेस होगा, वो और इफेक्टिव होगा, वो तो अच्छी बात है। यू सेव द टाइम, इफ यू सेव द टाइम यू सेव द मनी, ठीक है ना। वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जितना कम टाइम में आपका काम करेगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो क्या है, स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर। मतलब जब जब क्या होगा, कोएगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। तो CP और CV का इनवर्स रिलेशन है, अभी मैंने बताया था। तो अगर हम दो को कंपेयर करेंगे, टू कोएगुलेटिंग आयन को कंपेयर करेंगे CP और CV की, तो CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू CV2 अपॉन CV1 आएगा, राइट, ठीक है। सो बच्चों दिस वाज द क्वेश्चन, राइट, ठीक है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लेट्स सी बेटा कौन बताता है। डोंट सी योर नोटबुक, ट्राई टू आंसर इट। coagulate for coagulation of 10 ml of FeOH whole thrice-whole, 2 ml of 1 molar KBr is required. What is flocculating value? Flocculating value और coagulating value बेटा सेम है, of KBr। टू हंड्रेड, 200 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, 200 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, मतलब मिनिमम कंसेंट्रेशन अगर हम CV या FP की बात करें तो वो है मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है ना, राइट, ऑफ कोएगुलेटिंग आयन। तो अगर हम मिलीमोल कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोएगुलेटिंग आयन का वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी गिवन है, तो मोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा, मोल्स आएगा, बट यहाँ वॉल्यूम मिली ml में है तो हमें मिलीमोल्स मिलेंगे। तो मिलीमोल्स ऑफ KBr इज इक्वल टू 2 × 1 दैट इज 2 मिलीमोल्स। बट ये जो 2 मिलीमोल्स यूज हो रहे हैं ये किसके लिए, कोएगुलेशन के लिए, 10 ml कोएगुलेट करने के लिए हो रहे हैं। तो 10 ml के लिए अगर 2 मिलीमोल्स है तो हमें तो किसके लिए करना है, पर लीटर के लिए करना है। तो पर लीटर के लिए कितना होगा, 1000 ml के लिए कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 10 के लिए अगर 2 है तो 1000 के लिए कितना होगा, 200 होगा। तो जो कोएगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू आएगी KBr की वो कितनी आएगी, 200 आएगी। क्लियर है बच्चों? टेल मी यस या नो बेटा। सो दिस इज अबाउट बेटा क्या कहते हैं, जो भी ये क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन था और सरफेस केमिस्ट्री था। इसका एप्लीकेशन भी है NCERT में, लास्ट पेज में, बिल्कुल लास्ट पेज है जो चैप्टर का, उसमें इसका एप्लीकेशन गिवन है कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, राइट। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे हमने बोला था मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, राइट, ठीक है ना, टेनरी इंडस्ट्री में यूज होता है ये,
ठीक है। इसका नेचर में भी बहुत सारा यूज है। नेचर में अगर आप कहें डेल्टा फॉर्मेशन, राइट, तो डेल्टा फॉर्मेशन इज अ एग्जांपल ऑफ, डेल्टा जो बनता है सुंदरबन डेल्टा या जो डेल्टा बनता है, डेल्टा फॉर्मेशन इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाई डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बच्चों? व्हाई डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? एनीवन? एनीवन? कि डेल्टा जो बनता है वो ओशन के पास में ही क्यों बनता है? व्हाई? इट इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एनीवन कैन एक्सप्लेन इट? नहीं नहीं, क्या होता है, जब ये माउंटेन है तो माउंटेन से जब रिवर चली यहाँ तक पहुंची, ये चलती गई, ठीक है ना, राइट, तो इसमें क्ले होगा, क्ले मिट्टी होगा। क्ले का क्या सोल था? नेगेटिव की पॉजिटिव बच्चों? क्ले इज अ नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल? क्ले इज नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल? कल मैंने बताया था आपको क्या सोल है, नेगेटिव सोल है, ठीक है ना। तो क्ले इज अ नेगेटिव सोल, तो ये नेगेटिव सोल होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे समुन्द्र में मिलेगा, समुन्द्र में क्या मिलेगा इसको? व्हाट ही विल फाइंड इन ओशन? Na+, क्या मिलेगा? सॉल्ट, Na+। इसको क्या करेगा? व्हाट Na+ विल डू? व्हाट Na+ डू? कोएगुलेशन। क्या कर देगा? कोएगुलेशन, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए सारा का सारा जो सैंड है वो सारा का सारा जो समुन्द्र के पास ही जहाँ नदी मिलती है वहीं इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, राइट, और डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो दिस वाज द रीजन व्हाई द डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नियर द ओशन ऑन द सी शोर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। एक पार्ट इसमें छोटा सा और है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, राइट, ठीक है। तो हमें पहले से ही पता है बच्चों, वी ऑलरेडी नोज इट, कि लायोफिलिक जो होता है, लायोफिलिक जो होता है वो स्टेबल होता है, और क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाईली सॉल्वेटेड होते हैं, दे आर हाईली सॉल्वेटेड। बट जो लायोफोबिक होता है वो अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबल करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं सो दैट उसपे सिमिलर चार्ज आ सके। सिमिलर चार्ज आने की वजह से क्या रहेगा? वो डिस्पर्स्ड रहेगा। क्या रहेगा? डिस्पर्स्ड रहेगा। तो ऐसा देखा गया है बच्चों कि हमारे पास लेट सपोज कोई लायोफोबिक सोल है। क्या है? लायोफोबिक अगर सोल है तो इसमें अगर हम लायोफिलिक सोल कोई ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? लायोफिलिक सोल अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या करता है, ठीक है ना, इसको स्टेबलाइज कर देता है। या हम ये कहें कि जो लायोफोबिक सोल है इसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, आइए वो देखते हैं। तो ये लेट्स सपोज इसका मॉलिक्यूल है लायोफोबिक का, ठीक है ना, कोलाइडल पार्टिकल है लायोफोबिक सोल का। तो लायोफिलिक सोल क्या करता है, जैसे ही इसमें हम ऐड करते हैं तो वो एक लेयर बना लेता है इसके चारों तरफ। कोलाइडल पार्टिकल होता है जो लायोफोबिक है, उसके किनारे किनारे जो लायोफिलिक सोल है वो एक लेयर बना लेता है, ठीक है ना, राइट। अब आप देखिए क्या है, जो लायोफोबिक सोल होगा उस पे कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा, एक्सपोज नेगेटिव चार्ज है। अब इसने क्या करा? एक लेयर बना लिया, क्योंकि जो लायोफिलिक होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता मोस्टली, तो ये लेयर बना लिया। अब मुझे बताओ, एक तो ये कंडीशन है और एक कंडीशन ऐसी थी जो अभी हम पढ़ रहे थे कि लायोफोबिक सोल था, उसमें नेगेटिव चार्ज था, राइट। अब मैं अगर बच्चों Na+ ऐड करता हूं दोनों में, ये केस 1 है, केस 2 है, तो सबसे पहले कौन कोएगुलेट करेगा? विच विल इजिली गेट कोएगुलेट? केस 1 और केस 2? क्या करेगा? केस 2 विल कोएगुलेशन। सो दिस मीन्स क्या होगा, यहाँ पे कोई इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, केस जो 2 है वो इजिली कोएगुलेट कर जाएगा। बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो लायोफिलिक सोल जो हमने ऐड किया है, इट हैज फॉर्म अ लेयर across the surface of lyophobic colloidal particle which prevents it from the external coagulating ions। वो प्रोटेक्ट करता है उसको, जो coagulating ion हम डालते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो बाय चांस क्या हो गया गलती से, या अगर हम इसको स्टेबल करना है तो लायोफिलिक सोल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको कोएगुलेट करना है तो आपको उसमें उसको लायोफिलिक सोल ऐड नहीं करना है। वो आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं।
either you want to coagulate or you want to make it stable or protect it from the any other coagulating ions, right? So this is the protection of colloid. तो यहाँ पे यही mentioned है, just read it. Lyophilic soul are more stable than lyophobic because lyophilic are highly solvated, as I have told you. Lyophilic when added to a lyophobic soul, lyophilic particle forms a layer around the lyophobic particle and thus protects it from the electrolyte. So the lyophilic colloid are also known as protective colloids. क्या कहते हैं? Protective colloids. अब क्या है, right? Let's suppose क्या है कि अब यहाँ पे हमने लायोफिलिक जो है, अब लायोफिलिक लेट्स सपोज क्या हुआ, हमने 2 लायोफिलिक सोल ले लिए हैं, एक 1 और एक 2, राइट? ठीक है, अब दोनों की जो लायोफिलिक सोल होगा, ठीक है ना, जो हम डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं लायोफोबिक में टू प्रोटेक्ट इट हैव डिफरेंट प्रोटेक्टिंग पावर. दोनों की प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगी? डिफरेंट होगी. किसी की ज्यादा हो सकती, किसी की कम हो सकती. तो जो प्रोटेक्टिंग पावर है बच्चों, वो एक नंबर से दिया जाता है जिसको बोलते हैं गोल्ड नंबर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ठीक है, राइट? तो जो प्रोटेक्टिंग पावर है लायोफिलिक सोल की, इट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, राइट? सो आगे यही मेंशन है, द लायोफिलिक कोलाइड डिफर इन प्रोटेक्टिंग पावर एंड एक्सप्रेस्ड एज गोल्ड नंबर. क्या है? गोल्ड नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? तो पहले समझिए, यहाँ थोड़ी डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है. आप अगर इसको समझ के समझेंगे ना, तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं और आपको ये ज्यादा दिन तक याद रहेगा. लेकिन अगर आपने इसको क्रैम कर लिया तो ये ज्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहने वाला है, ठीक है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश, नंबर होता क्या है आप समझिए, देन ट्राई टू फ्रेम द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर. जस्ट लिसन इट. हाँ, लेट सपोज क्या है बच्चों, ये हमारे पास क्या है? लायोफोबिक सोल है. क्या है? ये हमारे पास लायोफोबिक सोल है, ठीक है, राइट? अब क्या है, हमें ऐड क्या करना है? लायोफिलिक सोल ऐड करना है, ठीक है, राइट? अब ये जो लायोफोबिक सोल है, ये है 10 ml गोल्ड, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या है? गोल्ड नंबर. तो ये जो आपको लेना है लायोफोबिक, वो लेना है 10 ml गोल्ड लेना है. क्या लेना है? 10 ml गोल्ड लेना है. और जो लायोफिलिक सोल है, इसकी जो क्वांटिटी मेजर करेंगे वो मिलीग्राम में करेंगे. वो किस में करेंगे? मिलीग्राम में करेंगे, ठीक है? अब प्रोटेक्ट किससे करना है? इस गोल्ड को प्रोटेक्ट करना है बाय, अब हमें क्या, कोएगुलेटिंग आयन डालना पड़ेगा जिससे कि इसको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है ना, राइट? तो आपको ऐड क्या करना है? आपको ऐड करना है 10% NaCl 1 ml. क्या ऐड करना है? 10% 1 ml NaCl ऐड करना है. तो अब मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ये 10 ml गोल्ड सोल था, इसको प्रोटेक्ट करना है किससे? 10% 1 ml NaCl से. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना मिलीग्राम ये यूज होगा, ठीक है ना, लायोफिलिक सोल, इसी को क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर कहते हैं. आई होप बच्चों अभी आपको समझ में आया होगा व्हाट इज गोल्ड नंबर, राइट? यस या नो बच्चों? ठीक है, राइट? तो अब आइए डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट? तो डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, हाँ, गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड. मैंने पहले बोला था क्या करना है? मिलीग्राम आपने देखना है, कितना मिलीग्राम हमने ऐड किया है. दैट प्रिवेंट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सोल. क्या है? लायोफोबिक जो लेना है वो कितना लेना है? 10 ml लेना है. फ्रॉम एडिशन ऑफ, किससे प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम एडिशन ऑफ 1 ml 10% NaCl. फ्रॉम एडिशन ऑफ 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन. क्लियर है बच्चों? टेल मी डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है बेटा? ठीक है, चलिए. हाँ, अच्छा, मैं अगर आपसे अब पूछता हूं, राइट, अगर गोल्ड नंबर स्मॉल है, बहुत कम है, तो मुझे बताइए क्या इसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगी कि कम होगी? अगर गोल्ड नंबर कम है तो प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी?
ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। द रीजन इज क्योंकि गोल्ड नंबर जितना कम रहेगा तभी तो ये क्या होगा, मिलीग्राम कितना कम डला होगा, इसका मतलब जितना कम क्वांटिटी में डल रहा होगा इसका मतलब इसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा रही होगी। थोड़े डालने पे ही ये प्रोटेक्ट कर लिया इसने। अंकुश क्लियर है आपको? थोड़े क्वांटिटी डालने पे ही इसने क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब क्या रहेगा, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम रहेगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, राइट। वाई क्या बेटा, वाई तो यही मतलब है ना कि आपने क्या मिलीग्राम डाल रहे हो ना, मिलीग्राम ऐड कर रहे हो। तो अगर आपने क्या करा, लेट्स सपोज आप हो, आपने 100 ml आपने कितना करा, 10 मिलीग्राम डाला, ऐड किया, दूसरे और प्रोटेक्ट कर लिया उसने, कोएगुलेशन नहीं हो रही है। और एक बच्चे ने डाला 1 ग्राम या 2 ग्राम में ही 2 मिलीग्राम ऐड किया, प्रोटेक्ट कर लिया उसने, कोएगुलेशन नहीं हो रहे। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव है, किसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है, 2 ग्राम वाले की कि 10 ग्राम वाले की? 2 ग्राम वाले की। तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल जितना ज्यादा गोल्ड नंबर कम होगा उसके प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए। पोटैटो का जो स्टार्च होता है उसका जो गोल्ड नंबर होता है वो 25 होता है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा है बच्चों। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का 0.03 होता है, जेलेटिन का 0.06 होता है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर है स्टार्च। क्लियर है बच्चों? राइट। सो दिस इज अबाउट बेटा क्या कहते हैं ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। और